नेपोटिज्म एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। ये एक ना माइंडसेट है, मतलब एक लेगेसी जो हर जगह छुपी बैठी हुई है। चाहे पॉलिटिक्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, जुडिशरी हो या स्पोर्ट्स हो, हर जगह एक ही पैटर्न है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। लेकिन इस बार सिस्टम की असली पोल खोलने, जहां सिर्फ सरनेम से सक्सेस नहीं मिलती है, वहां अब टैलेंट का भी चांस होगा। अगर तुम भी सिस्टम से ना परेशान हो या किसी ने तुमसे कहा हो कि तेरा ना कुछ हो नहीं सकता, तो ये वीडियो ना तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये फाइट है अनफेयर सिस्टम के अगेंस्ट। तो शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जिसमें हर चैप्टर एक ट्रुथ बॉम्ब होगा। और अगर तुमको सच बोलने वाले कंटेंट पसंद है तो YBP फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां नाम नहीं काम बोलता है। नेपोटिज्म तब होता है जब कोई इंसान अपने बच्चों को, रिलेटिव्स को या करीबियों को नौकरी देकर, कोई भी बड़ी पोस्ट देकर फायदा पहुंचाए उन्हें, चाहे वो उनके लायक हो या नहीं भी। और अगर इसकी ओरिजिन देखोगे ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेपोटिज्म वर्ड आया इटालियन लैंग्वेज के नेपोटिज्मो से, जो कि लैटिन के नेपोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है भतीजा। पुराने राजा महाराजा अपनी कुर्सी अपने बच्चों को ही तो देते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य बनाया तो उसके बाद उसके बेटे बिंदुसारा ने वो साम्राज्य संभाला। फिर उसके पोते अशोक ने राज किया। गुप्ता साम्राज्य में भी यही पैटर्न था, चंद्रगुप्त वंश से समुद्रगुप्त तक, और फिर आए चंद्रगुप्त 2। तो ये पारिवारिक पावर ट्रांसफर का कल्चर हमारी रूट्स में घुसा हुआ है। हमने यहाँ परिवार और जन्म को टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तभी तो आज भी लोग मानते हैं पंडित का बेटा पंडित, नेता का बेटा नेता, नौकर का बेटा नौकर, और यही सोच हमारे खून में दौड़ती है। इसी वजह से चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या जुडिशरी, हर जगह लोग अपने बाप दादा के नाम पे ही उड़ते हैं। साले तू मेरे बाप को जानता है? उनके स्ट्रगल का फल लेते हैं और उसे अपनी किस्मत समझने लगते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर उसी को मौका मिलता है जिसके माँ बाप या रिलेटिव्स में से कोई स्टार हो, डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, या फिर किसी खास पोस्ट पे हो। नए आने वाले बच्चे कितने भी झकास हो, उनको साइड में धकेल दिया जाता है। लेकिन अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है। अब बाहर से आने वाले लोग अपना मौका खुद बनाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो पहले केवल फिल्म और टेलीविजन कंटेंट बनाते थे, इसलिए मौका कम मिलता था। मौका तो आज भी फिल्म और टीवी में आसानी से मिलता नहीं है वैसे, लेकिन अब OTT, यूट्यूब, सोशल मीडिया के आने से कंटेंट बनाने वालों को और कंटेंट परफॉर्म करने वालों को मौका मिलने लग गया है। लेकिन इंडस्ट्री चाहे हिंदी हो, तमिल हो, भोजपुरी हो या बंगाली या फिर इंग्लिश, पुराने चले आ रहे कई बड़े नामों के पीछे परिवार, रिलेटिव्स या पड़ोसी का सपोर्ट हमेशा रहा है। इनिशियली जब फिल्म इंडस्ट्री इवॉल्व हुई तब KL सहगल, दिलीप कुमार, मीना कुमारी जैसे स्टार्स बिना फैमिली बैकग्राउंड अपने दम पर आए थे इंडस्ट्री में। बट पृथ्वीराज कपूर ने अपने बेटे राज कपूर, शमी कपूर और शशि कपूर को लॉन्च किया। वहां से कपूर फैमिली का गेम शुरू हो गया। अशोक कुमार ने भी अपने भाई किशोर कुमार और अनूप कुमार को सपोर्ट किया। नरगिस को उनकी मां जदन बाई ने लॉन्च किया। बाद में नरगिस संजय दत्त की गॉडफादर बन गई। 50-60s के टाइम जब नेपोटिज्म की स्पीड बढ़ी ना, तो राज कपूर ने RK फिल्म्स के थ्रू अपने बेटे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव को लॉन्च किया। राजीव कपूर का डेब्यू चाहे RK फिल्म से ना हुआ हो, लेकिन जब बाद में RK फिल्म की राम तेरी गंगा मैली ने राजीव कपूर के करियर को बूस्ट किया, वो देखने लायक था। धर्मेंद्र ने भी सनी देओल और बॉबी देओल को लॉन्च किया है। जब नेपोटिज्म का पीक टाइम आ गया तब रानी मुखर्जी की फैमिली इंडस्ट्री से ही थी, तो वो लॉन्च हुई। काजोल के मम्मी पापा फिल्म इंडस्ट्री से थे, वो लॉन्च हो गई। अजय देवगन के पापा प्रोड्यूसर थे, वो भी लॉन्च हुए। रवीना टंडन के पापा डायरेक्टर थे, रवीना लॉन्च हुई। गोविंदा की फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से थी, वो भी लॉन्च हुए। इसके अलावा अनिल कपूर, सलमान खान, आमिर खान, करीना, करिश्मा, आलिया, सोनम, रणवीर, अर्जुन, वरुण, ये सब नेपो किड्स हैं। अक्षय कुमार का भी फिल्म इंडस्ट्री से नेटवर्क था। और पता है, राकेश रोशन ने तो अपने पापा के नाम को अपना सरनेम बनाकर खुद को और ऋतिक को लॉन्च कर दिया। आज भी सारा, श्रद्धा, जानवी, जुनैद, अनन्या, इब्राहिम, खुशी, सुहाना सब अपने माँ बाप और परिवार के दम पर ही काम कर रहे हैं। और जिनकी फैमिली या नेटवर्क नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ
करियर के लिए सेम फील्ड के इंसान से शादी कर लेते हैं ताकि कल को वो भी नेपोटिज्म से फायदा उठा सके। कई सारे स्टार्स फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं क्योंकि धर्मा, वाईआरएफ, रेड चिलीज, बंसाली प्रोडक्शन, एक्सेल एंटरटेनमेंट, टाइगर बेबी, नाडियावाला ग्रैंडसन्स, बालाजी टेलीफिल्म्स और फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये सारे प्रोडक्शन हाउसेस स्क्रिप्ट, पैसा, पावर और नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं और उन्हीं को फर्स्ट प्रायोरिटी भी देते हैं, जो इंडस्ट्री के बड़े परिवार और बड़े लोगों से वास्ता रखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कंगना ने कहा कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस आउटसाइडर्स को दबाते हैं, पर टाइम के साथ ऑडियंस भी समझदार हो गई है। आज की ऑडियंस आउटसाइडर को देखना ज्यादा पसंद करती है। बिजनेस में भी इंडिया की ज्यादातर बड़ी कंपनीज परिवारों के हाथों में ही है। लाइक बिरला, रिलायंस, रेमंड, गोदरेज, अडानी परिवार के दम पर ही खड़ी हुई हैं। इन कंपनियों ने कई जॉब्स और स्कोप्स क्रिएट किए, लेकिन रेमंड के मालिक विजय पथ सिंघानिया का उनके ही बेटों के साथ प्रॉपर्टी और शेयर्स को लेकर झगड़ा हो गया। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि जिस शख्स ने 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की, उसके पास रहने के लिए खुद का घर ना हो? रेमंड कंपनी के संस्थापक विजय पथ सिंघानिया आजकल आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। विजय पथ सिंघानिया का आरोप है कि यह सब हुआ है उनके बेटे गौतम सिंघानिया की वजह से। अपने घर पर कब्जा पाने के लिए विजय पथ सिंघानिया ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रेमंड के मालिक को घर से ही निकलना पड़ गया। अडानी पर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने, स्टॉक्स में हेर फेर करने और गवर्नमेंट के साथ क्रॉनिक कैपिटलिज्म बढ़ाने का आरोप लगा हुआ। टाटा पर उनकी फैक्ट्री और पोर्ट प्रोजेक्ट से फॉरेस्ट और जानवरों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा हुआ है। कहा जाता है कि टाटा दूसरी कंपनियों को मौका नहीं देते। रिलायंस पर भी आरोप है कि तेल कारखाने से हवा पानी प्रदूषित हो रही है और गवर्नमेंट के साथ रहते हुए दूसरी कंपनियों को ये दबाते भी हैं। प्लस टाटा ने ही रिलायंस जियो को पैन इंडिया लाइसेंस देने पर पिटीशन दर्ज किया था, जिसमें कहा गया कि जियो को 4G डेटा सेवा के साथ वॉइस टेलीफोनी देने की परमिशन दी गई है, जो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। इन सभी कंपनीज के सीईओ फैमिली से होते हैं। कहा जाता है कि उनको नॉन फैमिली सीईओ से ज्यादा सैलरी मिलती है, चाहे कंपनी घाटे में चल रही हो या फिर नहीं। 2024 में कुछ एम्प्लॉयज ने टाटा ग्रुप पे आरोप लगाया कि टाटा में बिना एक्सपीरियंस वाले फैमिली या करीबी लोगों को बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, क्योंकि फैमिलीज इन कंपनीज को पर्सनल प्रॉपर्टी समझती है। लेकिन सच ये है कि इनमें हर किसी का योगदान होता है। बिजनेस के अलावा पॉलिटिक्स में भी नेता अपने बच्चों को, पत्नी को या रिलेटिव्स को कुर्सी देते हैं। पहले नेहरू गांधी फैमिली ने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे मंत्री दिए। ये सारे लोग कांग्रेस में टॉप लेवल पर रहे। समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव सीएम बने। आरजेडी से लालू यादव के कारण उनकी वाइफ रबड़ी, बच्चे तेजस्वी और मीसा को बड़े पद मिले। बीजेपी कहती है कि हमने नेपोटिज्म कम कर दिया है और हम नेपोटिज्म के खिलाफ हैं। तो जय शाह बिना नेशनल क्रिकेट खेले बीसीसीआई के सेक्रेटरी और आईसीसी चेयरमैन कैसे बन सकते हैं? रीजनल पार्टियों में उड़ीसा में नवीन पटनायक, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू भी नेपो किड्स हैं, पर बाहर वालों के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वोट बैंक नाम, जाति, पैसा, पावर और फैमिली बैकग्राउंड पे ही डिपेंड करता है, जिससे डेमोक्रेसी कमजोर होती है। बीसीसीआई और स्टेट बोर्ड्स में भी कुछ परिवारों, जातियों और स्टेट्स का अड्डा है, जो केवल अपने लोगों को कोचिंग देते हैं, ट्रायल्स देते हैं और स्पॉन्सरशिप देते हैं। इसी कारण कई स्टेट्स के बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। स्पोर्ट्स, बिजनेस और फिल्मों के अलावा भारत की जुडिशरी भी नेपोटिज्म के आड़े में आ चुकी है। शायद आपको पता होगा 70s और 90s में कॉलेगियम सिस्टम आ गया था। इस सिस्टम में जजेस खुद ही नए जजेस का सिलेक्शन करते थे, जिस कारण नेपोटिज्म बहुत बढ़ा। अभी पिछले साल DY चंद्रचूड रिटायर हुए। उनके फादर YV चंद्रचूड भी चीफ जस्टिस रहे थे। संजीव खन्ना के अंकल और फादर भी जज थे। लगभग 32 सीनियर जजेस को इग्नोर करके इनका सिलेक्शन हुआ था। स्टडी बताती है कि 50% हाई कोर्ट और 33% सुप्रीम कोर्ट जजेस की फैमिली पहले से ही जज थी। 2019 में राजन गोगोई पर भी सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगा था और इस केस में जो हुआ, आपके कान खड़े हो जाएंगे। राजन गोगोई ने खुद ही अपनी सुनवाई करी और खुद ने ही खुद को क्लीन चिट दे दी। Let's jump into what has been the most contentious part of your tenure, which you tackle squarely in the book, which was the charges of sexual harassment which was leveled against you by a junior member of the Supreme Court. Now, you actually, when the charges came, you convened a hearing which you presided over. Doesn't that violate every principle of natural justice, that you preside over a hearing where you yourself are the accused? 2018 से 2022 में हाई कोर्ट्स में 537 जजेस जनरल कैटेगरी के थे। केवल 57 ओबीसी, 15 एससी और 7 एसटी से थे। इससे यही पता चलता है कि हर जगह
नेपोटिज्म है। फिल्मों के लिए प्रोडक्शन हाउसेस कपूर, खान, भट्ट, चोपड़ा, मुखर्जी, देओल, दत्त और कुमार जैसे बड़े बड़े एम्पायर है। बिजनेस में बिरला, अडानी, अंबानी, अग्रवाल, जिंदल, चोकसी, बजाज जैसे परिवार एम्पायर है। पॉलिटिक्स ने टेररिज्म, नक्सलिज्म, रिलीजियस वायलेंस, कास्ट रिलेटेड वायलेंस और फेवरेटिज्म को सपोर्ट किया है। और जजेस में कॉलेगियम सिस्टम, यही है कई सारे परिवारों का पहले से बनाया हुआ गेम प्लान। सबके सब चोर हैं साले। लोग बस नाम की ताकत देखकर भरोसा करते हैं, इसलिए हर कोई नाम के पीछे पड़ा हुआ है। हमारे सिस्टम के नियम बहुत कमजोर हैं। भारत में परिवार को इंपॉर्टेंस मिलती है। वैसे आपको मिर्जापुर का वो डायलॉग तो याद ही होगा जिसमें पंकज त्रिपाठी ने ये कहा था, चूतिया तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। यही हाल है इन सब फील्ड में बैठे लोगों का। लेकिन ये सब समझना जरूरी है कि नेपोटिज्म होता क्यों है। हर इंसान चाहता है कि यार उसके बच्चे की जिंदगी अच्छी हो। ये तो रामायण से चली आ रही दास्तां है। हर माँ चाहती है कि उसके बेटे को ऊपर का ओहदा मिले। आज भी हम अपने गांव, जाति, कल्चर और धर्म के लोगों की ही मदद पहले जाकर करते हैं। जैसे सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी अपने सर्कल के लोगों के साथ ही बिजनेस बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपको दुकान या फैक्ट्री के लिए कोई काम करने वाला चाहिए, आपका दोस्त अगर कह दे कि उसका बेटा या भाई अच्छा काम करता है तो आप उसे पहले ट्राई कर लोगे। ये भी नेपोटिज्म है। पर जिनके पास ये सब नहीं होता वो इस कंपटीशन में कैसे टिकेंगे। राहुल गांधी को बिना एक्सपीरियंस के कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि पार्टी में उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग थे। अखिलेश यादव सीएम रहे, उनकी जीत में यादवों के नेपोटिज्म का कितना बड़ा हाथ रहा है ये हम जानते हैं। मेरिट सरपास होने के अलावा नेपोटिज्म से अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम आती है। जैसे रितेश देशमुख के फादर महाराष्ट्र के सीएम थे, क्या उनके इन्फ्लुएंस ने रितेश की मदद नहीं की होगी? अमिताभ बच्चन के पेरेंट्स का गांधी परिवार से रिलेशन था, क्या उन्होंने अमिताभ बच्चन का करियर आसान नहीं बनाया होगा? ये नेपोटिज्म बिना एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के अपनों को जिम्मेदारी दे देता है, फिर उन परिवार वालों को गलतियों की सजा भी नहीं मिलती। दिक्कत ये है, और लोग भी परिवार के नाम पर भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद खराब क्वालिटी एक्सेप्ट तक कर लेते हैं। बड़े परिवारों के कई बिजनेसमैन अपनी गलतियों से, अपने फ्रॉड से बैंकरप्ट होकर कंपनियां डुबाकर विदेश भाग चुके हैं। गवर्नमेंट भी उनका कुछ नहीं कर पा रही है। KPMG के अनुसार 60% फैमिली बिजनेसेस नेपोटिज्म की वजह से फेल हो जाते हैं। इस तरह बिना मेहनत, बिना पैसे की कीमत जाने, बिना स्ट्रगल किए जिनको बड़े मौके मिलते हैं, पब्लिक उन पे भरोसा कम करती है। इसीलिए आजकल नेपो किड्स और फैमिलिज्म के सेम फॉर्मूला वाली फिल्मों के अलावा आउटसाइडर की सिंपल और रियल कहानियों वाली फिल्में लोग अब ज्यादा पसंद करने लग गए। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार स्टार किड्स की 40% फिल्में फ्लॉप होती हैं, जबकि सेल्फ मेड आउटसाइडर एक्टर्स की 30% फिल्में ही फ्लॉप होती हैं। और ये 30-40% का फर्क भी बॉक्स ऑफिस इंडिया बता रहा है, वरना अगर अवार्ड्स और फेक कलेक्शंस की बात करें ना तो ये गैप बहुत ज्यादा हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी से शुरुआत की थी, एक लंबे स्ट्रगल के बाद हिट फिल्में भी दी, पर उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, या मिले तो उसमें काम नहीं कर पाए। फिल्म ड्राइव को भी ठीक से प्रमोट नहीं किया गया था। कहा जाता है कि इसमें करण जौहर का हाथ था। धर्मा की फाइनेंशियल सिचुएशन कमजोर क्यों हुई? क्योंकि वो स्टार किड्स के लॉन्च पैड बन गए थे। अगर नेपोटिज्म नहीं होता तो धर्मा स्ट्रांग होता आज भी। कांग्रेस को भी बैकलैश नहीं मिलता आज की डेट में। बॉलीवुड और पॉलिटिक्स तो छोड़ो, बाकी इंडस्ट्री का भी यही हाल है। तेलुगु में चिरंजीवी, नंदमुरी और अक्कीनेनी फैमिली से रामचरण है। अल्लू अर्जुन है, जूनियर एनटीआर जैसे नेपो किड्स को बड़े रोल्स मिलते रहे हैं। विजय देवरकोंडा 14 में से 11 फिल्में फ्लॉप देने के बाद भी स्टार कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि नेपो किड है। तमिल में सूर्या, कार्ति, धनुष जैसे स्टार किड्स को मौके मिले, जबकि अजीत कुमार, विजय ने खुद की मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। हालांकि साउथ में नेपोटिज्म की बात कम होती है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम को ही ब्रांड बना लिया है, इसीलिए आउटसाइडर्स को उतने मौके नहीं मिल पाते। स्टार किड्स कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, सच ये है कि उनके पास पहले से नाम, पैसा, ये सब कुछ है, इसलिए जहां वो खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। Because I've always wanted to be an actor. This has been my dream as well, and I feel like just because my dad's an actor, I'm not going to say no to an opportunity to act, you know. जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं का स्ट्रगल शुरू होता है। इसीलिए रसिका दुग्गल, कुबरा सायद, मृणाल ठाकुर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विनीत सिंह जैसे कमाल के एक्टर्स को बड़े रोल्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पर कई आउटसाइडर्स ने मेहनत करके अपनी जगह बनाई, जैसे कंगना रनौत, विद्या बालन, तृप्ति दिमरी, विक्रांत मैसी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना और बहुत सारे लोग। लेकिन यहाँ स्टार किड्स की परंपरा भी नहीं रुकती। जुनैद, खुशी, इब्राहिम, सुहाना, श्रद्धा, सारा,
टाइगर, वरुण, अनन्या, जानवी, इन्हें मौके पे मौके मिलते रहते हैं, चाहे ये फेल होते रहे या इनकी परफॉर्मेंस एवरेज भी निकल जाए। तो ओवरऑल नेपोटिज्म मेरिटोक्रेसी को खत्म करता है। सबको बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्वालिटी गिरती है, पब्लिक का भरोसा टूटता है, कंपटीशन खत्म होता है और माहौल खराब बनता है, जिसमें अन्याय, अत्याचार, बेईमानी, नाइंसाफी, फेवरेटिज्म, चापलूसी, भ्रष्टाचार सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। कभी कभी इसका फायदा भी होता है आपके बिजनेस में, आपके परिवार वालों में जो भी कोई सीक्रेट होता है वो बाहर नहीं जा पाता है, आपकी इज्जत का ध्यान भी रखा जाता है। अगर मैं आज तुम्हारी मदद करूं और कल फिर करूं क्योंकि तुम मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हो, ये भी नेपोटिज्म है। हर कोई चाहता है कि वो अपने दोस्त, अपने फेवरेट लोगों के साथ काम करे, ये इंसान की फितरत होती है। लेकिन अगर आप इसके सभी पहलू समझोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ किसी एक का हक नहीं, सबका योगदान है। अगर किसी ने मेहनत करके अपना हक पाया तो वो सबके लिए इंस्पिरेशन है, पर पैदा होने के साथ ही अगर हक मिल जाए ये प्रॉब्लम है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाली सोच ने समाज को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया है। यही है असली प्रॉब्लम। अब सवाल ये है कि नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म को कैसे रोका जाए या फिर कम से कम इसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो सिंपल सी बात, जॉब या प्रमोशन देते वक्त अपने रिश्तेदार या किसी क्लोज बंदे को बिना रीजन के फायदा देना बंद कर दो, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स और बड़ी कंपनीज में, क्योंकि यहाँ लोग अपने सरनेम, पावर या बैकग्राउंड के बेसिस पर अनफेयर एडवांटेजेस ले जाते हैं। दूसरा, किसी को जॉब देना या प्रमोट करने का रीजन या प्रोसेस बिल्कुल क्लियर और ओपन होना चाहिए। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो ताकि सबको पता हो कि कौन क्यों सिलेक्ट हुआ है, और अगर हम डिसीजन लेते वक्त पर्सनल बायसनेस हटा दे तो चीजें ऑटोमेटिकली फेयर हो जाती हैं। प्रमोशन या रिवॉर्ड सिर्फ काम के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि फैमिली, कॉन्टेक्ट्स या कनेक्शन के बेसिस पे। ये माइंडसेट स्कूल, कॉलेजेस और सोशल मीडिया पर भी डाला जा सकता है कि सिर्फ काम मैटर करता है, नाम नहीं। बचपन से यही समझाना जरूरी है कि टैलेंट और हार्ड वर्क सबसे ऊपर है। जिनको जेन्युइनली सपोर्ट चाहिए उनके लिए स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग या मेंटरशिप जैसी चीजें स्टार्ट की जा सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई बड़ा डिसीजन हो तो उस टेबल पर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होने चाहिए, क्योंकि जब व्यूज डाइवर्स होते हैं तब बायसनेस अपने आप कम हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो नेपोटिज्म या अनफेयर सिस्टम को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ तो नेपोटिज्म का लाइव एग्जाम्पल हर जगह दिखता है। Nepotism rocks! Nepotism rocks! Nepotism rocks! करण जौहर ने लॉन्च किया आलिया भट्ट, वरुण धवन और जानवी कपूर जैसे स्टार किड्स को, जबकि उनसे ज्यादा टैलेंटेड आउटसाइडर्स स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, रणबीर कपूर एक नेपो प्रोडक्ट होने के बावजूद काफी अच्छे एक्टर हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस में उन्होंने प्रूव भी किया है, लेकिन उनका लॉन्च और इनिशियल पुश उनके बैकग्राउंड की वजह से ही था। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विक्रांत मैसी, जयदीप अलावत जैसे लोगों को सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से नोटिस किया गया, वो भी काफी स्ट्रगल के बाद। राजकुमार राव ने शाहिद, ट्रैप्ड और न्यूटन जैसी परफॉर्मेंसेस से साबित किया कि असली टैलेंट क्या होता है। हालांकि उनकी जर्नी टफ थी, लेकिन अब उन्हें फाइनली अच्छे प्रोजेक्ट्स और रिकॉग्निशन मिलने लग गया। पर ये सक्सेस उनके कांस्टेंट स्ट्रगल और टैलेंट का रिजल्ट है, ना कि किसी पारिवारिक बैकग्राउंड का। नेपोटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो सदियों से सिस्टम को अंदर से खा रही है। इसने टैलेंट को दबाया है, मेहनत को इग्नोर किया है और सिर्फ सरनेम को ही पहचान बना दी है। लेकिन तुम याद रखना, तुम्हारा टैलेंट किसी बड़े नाम से छोटा नहीं होता, तुम्हारी मेहनत किसी पावरफुल बैकग्राउंड से कम नहीं हो जाती। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनावत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजकुमार राव ने भी अपने दम पर नाम बनाया, वैसे ही तुम भी अपनी कहानी लिख सकते हो। बस लगन चाहिए और थोड़ी मेहनत चाहिए। तो गाइस, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेपोटिज्म पे तुम्हारा क्या थॉट है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर तुम YBP फिल्मी पर नए हो ना तो YBP फिल्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, ये है हमारे सोशल हैंडल्स। तो गाइस, मैं राजीव कुमार मिलता हूं तुमसे अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।